स्वागत है आपका वेयर माई इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुमन शाह। आज की क्लास में हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ने वाले हैं। संविधान की प्रस्तावना यानी जिसे हम लोग प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर बात करें तो भारतीय संविधान में जो शुरुआत में भूमिका है उसे ही प्रिएम्बल के रूप में जाना जाता है। हमारा भारतीय संविधान एक किताब है और इस किताब की भूमिका प्रस्तावना के रूप में जानी जाती है। अगर कहें तो यह जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था वही आगे चलकर प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। आपको बता दें, मैंने पिछली क्लास में भी ये चर्चा किया था कि जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। तो आज इन्हीं सारी बातों को, महत्वपूर्ण बातों को सीखने वाले हैं। अगर प्रस्तावना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो यह अमेरिकी संविधान से गृहीत है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान का सार कहा जाता है, सिनॉप्सिस कहा जाता है। पूरे संविधान का सिनॉप्सिस इस प्रस्तावना में मौजूद होता है। साथ ही साथ इसे संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। मैंने कहा इसका पूर्व नाम उद्देश्य प्रस्ताव है। आपको बता दें, उद्देश्य प्रस्ताव 13 जुलाई 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यही कारण है कि इसे आगे चलकर हम लोगों ने प्रस्तावना के रूप में शामिल किया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। देखिए, हमारे मूल प्रस्तावना में ये तीनों शब्द नहीं थे, लेकिन बाद में आगे चल के 42वां संविधान संशोधन 1976 के जरिए, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है, हमने 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा था। इन शब्दों के मीनिंग हम अभी जस्ट समझने वाले हैं। अगर बात करें तो प्रस्तावना में वर्णित प्रमुख बातों की, तो इसमें संविधान की शक्ति का जिक्र किया गया है कि संविधान को पावर कहाँ से मिलेगा। इसमें बताया गया है संविधान की शक्ति भारत के लोगों से है। इसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग। तो यहाँ संविधान की शक्ति भारत के लोग से है, पीपुल्स ऑफ इंडिया से है। ये बातें इसमें कही गई है। साथ ही साथ इसमें भारत की प्रकृति बताई गई है। बताया गया है भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक देश है। तो ये भारत की नेचर बताई गई है कि आखिर भारत का नेचर कैसा होगा, भारत एक कैसा राष्ट्र होने वाला है। तो संप्रभु का मतलब होता है जो किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित न हो। इसी तरीके से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक का भी अर्थ है, जिसे हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तीसरी चीज इसमें बताया गया है प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तिथि, वह है 26 नवंबर 1949। ठीक है, यानी संविधान लागू नहीं, यहाँ पर शब्द हो सकता है संविधान को एडॉप्ट करने यानी अपनाने की तिथि, ये इसमें बताई गई है। संविधान को अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 है और यह बातें भी प्रस्तावना में बताई गई है। साथ ही साथ संविधान का उद्देश्य जो है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, यानी सभी के साथ न्याय हो, सब कुछ प्रमुख स्वतंत्रताएं मिले हमें। यहाँ पे कुछ समता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, साथ ही भाईचारे यानी बंधुत्व की बात। यह सब उद्देश्य है हमारे संविधान का, जो प्रस्तावना में वर्णित मुख्य बातें हैं। क्लियर है? चलिए अब प्रस्तावना में वर्णित संप्रभुता शब्द को जरा सा देखते हैं। हमारे प्रस्तावना में एक संप्रभुता शब्द का जिक्र आया है, जिसे भी अभी अब अपने ऊपर देखा है। इस संप्रभुता का अर्थ होता है भारत किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर नहीं है, यानी भारत एक स्वयं में स्वतंत्र है, संप्रभु है, ये किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं है। साथ ही साथ यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के निपटारे के लिए यानी निस्तारण के लिए वो स्वतंत्र है, उसे किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हालांकि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है और वह 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना है, लेकिन यह भारत की संप्रभुता में बाधक नहीं है। आपको बता दें, राष्ट्रमंडल जिसका प्रमुख ब्रिटेन है, वह ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे उन लोगों का एक गुट है और भारत स्वेच्छा से 1949 में इसका सदस्य बना था।
हालांकि ये भारत के संप्रभुता में बाधक नहीं है। इसी तरीके से भारत ने 1945 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की थी और यह भी भारत के संप्रभुता में बाधक नहीं है, यानी इन दोनों का सदस्य होते हुए भी भारत अपने सेल्फ के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही साथ संप्रभुता का यह भी अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है या अपना हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकता है। तो यह भी भारत की संप्रभुता की ही बातें होती है और यह प्रस्तावना हमारे संविधान के और यह वर्ड हमारे संविधान के प्रस्तावना में वर्णित है। अगली बात अगर करें तो प्रस्तावना में एक और शब्द मिलता है जिसे कहते हैं समाजवादी, और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के जरिए जोड़ा गया था। इसमें बताया गया है कि भारतीय समाजवाद, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बनाने की बात की गई है। उस भारतीय समाजवाद जो साम्यवादी समाजवाद नहीं है बल्कि एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। ध्यान दीजिएगा, समाजवाद का अर्थ है, एक साम्यवादी समाजवाद का अर्थ है कि सभी के बीचों में अमीरी और गरीब जैसी कोई खाई न हो, सब एक समान आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हों। लेकिन भारत में साम्यवादी समाजवाद नहीं बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। यहाँ अमीर और गरीब के बीच के अंतर मिटाने के बदले जो गरीब है उन्हें अमीर बनाने का प्रयास किया जाता है, यानी यहाँ पर गरीब तबकों के उत्थान की बात की जाती है। यह लोकतांत्रिक समाजवाद का अच्छा उदाहरण है। भारतीय समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना है। तो भारतीय प्रस्तावना में ये समाजवादी शब्द की मूल बातें हैं। इसी तरीके से प्रस्तावना में एक धर्मनिरपेक्ष शब्द की चर्चा की गई है और इसे भी 42वां संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। हालांकि भारत में धर्मनिरपेक्ष की नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक संकल्पना है। इसमें भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है और सभी धर्मों को सरकार का समान समर्थन दिया गया है। जबकि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है भारत में सभी धर्म समान है और सभी को सरकारी समर्थन प्राप्त है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे। इसी तरीके से प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द की बात की गई है और लोकतंत्र भारत में जनता द्वारा चुनी गई सरकार की व्यवस्था से है। भारत में जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। हालांकि बात करेंगे भारत में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसका अर्थ है लोकतंत्र दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, जबकि डायरेक्ट में लोग सीधे तौर पर शासन में भागीदारी करते हैं। तो भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी इनके द्वारा चुने गए लोग शासन करते हैं। साथ ही साथ संसदीय लोकतंत्र है, इसका अर्थ होता है कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है, यानी जो वर्तमान में सरकार होगी, जो कार्यपालिका होगी, वह संसद के विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगी। यह भी भारतीय लोकतंत्र की ही विशेषता है। अगर आगे बात करें तो भारत में गणतंत्र की व्यवस्था है और गणतंत्र का अर्थ होता है भारत का प्रमुख निर्वाचित होगा और निश्चित समय के लिए होगा, न कि वंशानुगत होगा। देखिए, ब्रिटेन में जो प्रमुख होते हैं वहां राजा और उनके बाद उनके वंशज होते हैं, जबकि भारत के प्रमुख राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। साथ ही साथ वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होते हैं, एक निश्चित समय के लिए होते हैं। तो ये यहाँ पे बड़ी बातें हो जाती है। साथ ही साथ ब्रिटेन में राष्ट्र प्रमुख का पद वंशानुगत होता है, ये हम बता चुके हैं। साथ ही राजनैतिक संप्रभुता राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। ये भारतीय लोकतंत्र या गणतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। समाज में विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होती है। समाज में कोई ऐसा वर्ग नहीं होता है जिनके पास स्पेशल एलोकेशंस होते हैं, उनके पास स्पेशल राइट्स होता है। सबके लिए एक समान बातें होती है। यह भारतीय गणतंत्र की विशेषता है। नेक्स्ट बात करें तो प्रस्तावना में न्याय शब्द की चर्चा की गई है और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। वह है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय की बात करता है? तो प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है।
सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर समाज में भेदभाव नहीं होगा। वहीं आर्थिक न्याय का अर्थ है संपदा, आय व संपत्ति के आधार पर भेदभाव का न होना। वहीं राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या होता है? सभी राजनीतिक अधिकारों को समान रूप से सभी के लिए प्राप्त होना, ये न्याय है। इसी तरीके से प्रस्तावना में स्वतंत्रता की भी बात की गई है और यहाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्रदान की गई है। पहला है विचार, यानी आप किसी भी स्तर के थॉट के लिए स्वतंत्र है, आप किसी भी स्तर का विचार कर सकते हैं और इसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। साथ ही दूसरी स्वतंत्रता है एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति, आप उस थॉट को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता आपको दी गई है। साथ ही साथ विश्वास यानी फेथ की भी स्वतंत्रता है आपको, आप चाहें तो ईश्वर को माने या जिस पंथ को मानना चाहते हैं वहां माने, ये विश्वास है। नहीं मानना चाहते हैं वो भी नहीं मान सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप चाहें तो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और आप चाहते हैं तो किसी भी तरीके से उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना आपको प्रदान करती है भारत के अंदर। आगे बात करें तो प्रस्तावना में 2 समता की बात की गई है, 2 इक्वलिटी की बात की गई है। वह पहला है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। यानी पहला आपको स्टेटस की समता है, स्टेटस की आपकी जो है समता दी गई है, समान रूप से अधिकार दिया गया है। दूसरा आपका अपॉर्चुनिटी की, यानी आपको अवसर की स्वतंत्रता दी गई है। तो 2 समता भी प्रस्तावना आपका प्रदान करता है। प्रस्तावना में एक शब्द है बंधुता। बंधुता को भी 42वां संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था और इसका अर्थ है भाईचारे की भावना। तो प्रस्तावना में बंधुता शब्द भी है, इसका अर्थ है भाईचारे की भावना। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का पार्ट है या नहीं है? कई बार पूछा जाता है प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो केशवानंद भारती मामले 1973 के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। यानी हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग है और वह केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? तो 1973 के केशवानंद भारती मामले में इसे माना गया है, इसे याद होना चाहिए आपको। साथ ही साथ प्रस्तावना संविधान की शक्ति का स्रोत नहीं है। संविधान की शक्ति का स्रोत प्रस्तावना नहीं है, बल्कि ये प्रस्तावना में वर्णित बातें अपना अलग अधिकार रखते हैं। इसमें वर्णित अधिकार एवं प्रावधानों को प्राप्त करने के लिए कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी आप प्रस्तावना में अपने 5 स्वतंत्रता, 3 न्याय, 2 समता के लिए प्राप्त करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जो हम प्रस्तावना में ऐसा वर्णित होने के बावजूद हमें ये लाभ नहीं मिल रहा है। आगे बात करें तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब तक केवल 1976 में 42वां संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। और आप जानते हैं, ऊपर आपको बताया जा चुका है कि 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द 42वां संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। अगर बात करें महत्वपूर्ण तथ्य की, तो महत्वपूर्ण तथ्य में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। साथ ही साथ प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी आप इसे लागू होने को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। तीसरी पॉइंट है के.एम. मुंशी, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो एकमात्र प्रारूप समिति में कांग्रेस के सदस्य थे। इन्होंने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। इन्होंने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। आइए अब कुछ PYQ देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? यानी आपसे पूछा जा रहा है मूल संविधान में प्रस्तावना को किस रूप में लागू किया गया था जब संविधान अपनाया गया था? तो इसमें है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। दूसरा देख लेते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भी सही नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। और इसमें संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भी नहीं सही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु, तो ये आपका डी सही है।
इससे यहाँ ये पता चलता है आपको प्रस्तावना का हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये वाला लाइन थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए। और चूंकि आपने 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता, 3 प्रकार की न्याय याद कर ली है, साथ ही आपको संविधान लागू होने की तिथि भी याद है, तो ये प्रस्तावना अब आपको याद करना काफी आसान हो जाएगा, इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में किसमें दिखाई देता है या किसमें प्रतिबिंबित होता है, तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर होगा आपका उद्देशिका। तो ये 2 क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। तो इस प्रकार से काफी आसान था आपका प्रस्तावना, लेकिन प्रश्न के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था। अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।